जी स्टूडेंट्स, हमारी तीसरी वीडियो स्टार्ट हो गई है। हम एग्जांपल दे रहे थे एक रेफ्रिजरेटर की जिसमें जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे और रेफ्रिजरेटर एग्जांपल दे रहे थे जिसमें लोड शेडिंग की वजह से बार बार डोर्स ओपन हो रहे थे, उसकी कूलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो इसके सोल्यूशन के तौर पे एक कंपनी कहती है कि हमारा पानी का कंटेनर जो होगा वो फ्रिज के अंदर होगा और हमारी जो टैप होगी वो बाहर होगी और आप फ्रिज को डोर ओपन किए बगैर उस टैप से पानी भर सकते हैं। और उसकी एग्जांपल जो है स्टूडेंट्स वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक फ्रिज है जिस पर पानी का कंटेनर तो अंदर होगा लेकिन टैप बाहर है, इसका डिस्पेंसर बाहर है और आप बाहर से ही इसको पानी भर सकते हैं। इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप बार बार ओपन करेंगे तो बार बार ओपन करने से आपको नुकसान ये होगा कि आप बार बार ओपन करने से नुकसान ये होगा कि उसकी कूलिंग खराब होगी और पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत होती है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर चौथे नंबर पे एक नई स्ट्रेटजी आ जाएगी और ये जो नई सी स्ट्रेटजी है इस स्ट्रेटजी का नाम है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो नई जिसमें हम लोग करते हैं कि प्रोडक्ट भी एक्सिस्टिंग नहीं होती और मार्केट जो है वो भी एक्सिस्टिंग नहीं होती। तो डाइवर्सिफिकेशन जो होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, नई प्रोडक्ट लेके आते हैं और नई मार्केट को हम लोग सर्व करते हैं। ये बहुत रिस्की काम होता है। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा आसान काम नहीं है। दिस इज वेरी रिस्की एक्टिविटी और इतनी ज्यादा रिस्की एक्टिविटी है कि इसमें हाई रिस्क है। क्यों हाई रिस्क है? क्योंकि हम लोग जिस मार्केट में जा रहे होते हैं वो भी हमारे लिए नहीं होती है। हम जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या जो प्रोडक्ट हम लोग दे रहे होते हैं वो प्रोडक्ट जो है वो भी हमारे लिए नहीं होती है और हम उस प्रोडक्ट में उससे पहले डील नहीं किया होता। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? द डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी is used when new products are introduced to a new market. ठीक है, diversification is the most risky of all approaches. This strategy requires highest amount of investment for both time and resources. इसके लिए हमें सबसे पहले टाइम की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी क्योंकि हम लोग अगर नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, नई मार्केट को सर्च कर रहे हैं तो we will have we will have to arrange or we will have to keep in mind that we will not get our result very early. We will give some time to our project. नंबर 2, हम जब नई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो नई प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और नंबर 1 जब हम टाइम दे लेते हैं तो नंबर 2 सिर्फ टाइम ही नहीं है जो कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने देना होगा। टाइम के साथ हम लोगों ने एक और चीज देनी है जिसको हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से मुराद हमें कैपिटल रिसोर्स भी दरकार होगा और मॉनेटरी रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो भी दरकार होंगे क्योंकि टाइम जैसे जैसे लगता जाएगा हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये तमाम के तमाम चीजें विदाउट रिसोर्सेज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज या कैपिटल रिसोर्सेज पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी बने। फिर while this approach is likely to be most costly, diversification offers a company security and an advantage should it suffer in one of sectors of business because it can then rely on another. यहाँ पे ये फायदा एक हो सकता है, जैसे कि हमने बोला कि बहुत कॉस्टली तो है लेकिन स्टूडेंट्स एक फायदा ये होगा कि एक कंपनी जो है वो एक बिजनेस कर रही है और वो अगर एक और बिजनेस स्टार्ट कर देगी, अगर एक कंपनी को यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो वो दूसरी तरफ से जो दूसरी प्रोडक्ट जो है उससे वो उस लॉस को कवर कर सकता है। तो ये एक फायदा इसका हो सकता है। एंड्स ऑफ reinforces that this strategy will require the company to acquire new skills. जब हम नई डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो कंपनी को नई स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी, नई टेक्नोलॉजीज और नई नई फैसिलिटीज जो है वो लेके आनी पड़ेगी। अब डाइवर्सिफिकेशन की कुछ टाइप्स भी हैं, वो भी हम लोग अगली इस पे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। 3 किस्म की डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन एक बार फिर मैं समझा दूं स्टूडेंट्स। डाइवर्सिफिकेशन मींस वी आर मूविंग टू अ न्यू मार्केट बाय ऑफरिंग देम अ न्यू प्रोडक्ट। इट मींस market is not known to us and the product which we are
offering them is not an old or existing product. The product is also a new product. So this is called diversification. There are three types of diversification. Number one, concentric diversification, leveraging a company's core technical know-how to diversify its current product into new markets. जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर चीजें चेंज करके एक नई मार्केट में ऑफर करने लगेंगे, इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. इसके हम एग्जांपल्स भी देंगे, समझ आ जाएगी. हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ products that are unrelated to company's core products and existing products. बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं उससे हट के एक नई प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में ऑफर करेंगे. वो जो नई प्रोडक्ट होगी वो हमारी कोर प्रोडक्ट से टोटली डिफरेंट होगी. ठीक है. नंबर 3, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन की चीज होगी द परचेजिंग ऑफ अनदर कंपनी इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई. इसमें क्या होगा कि हम एक और किसी कंपनी को एक्वायर कर लेंगे, उसको परचेज कर लेंगे ताकि उसके सारे के सारे रिसोर्सेज भी हमारे पास आ जाए और वो जो कंपनी हम लोग एक्वायर करेंगे वो टोटली हमारी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस होगा उससे टोटली डिफरेंट होगा. लेट्स हैव एन एग्जांपल. सबसे पहले एक इन तीनों की तीनों जो होंगी डाइवर्सिफिकेशन, इनको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम देखें कि कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, ये इसकी एग्जांपल ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि ग्लास के जार्स बनाती है. ये ग्लास के जार्स वो जो जैम जिसमें हमें मिलता है, ये हमें जो फूड मिलता होता है, इस तरह की चीजें, खासतौर पे जैम, मार्मलेड वगैरह जो है वो हमें जार्स के अंदर मिलता है. अचार भी हम लोगों को इस तरह के जार्स में मिलता है. ये जो जार्स बनाते हैं फूड कंटेनर्स के तौर पे जिसको इस्तेमाल किया जाता है, और वो क्या करते हैं कि वो बनाते तो ग्लास के जार्स हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हीं ग्लास को इस्तेमाल करके जार्स के साथ साथ उन्होंने ग्लास की ब्रिक्स बनाना शुरू कर दी. ग्लास के ब्रिक्स मुराद ग्लास की ईंटें बनाना शुरू कर दी. ठीक है. इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के, यानी कि उनकी जो कोर वैल्यू, कोर उनकी जो प्रोडक्ट है ग्लास, कोर उनकी जो प्रोडक्ट है जार्स बनाना, लेकिन जो मेन उनका मटेरियल है जिससे वो जार बनाते हैं वो ग्लास है, और उस ग्लास से जिससे वो जार बना रहे हैं उसी ग्लास से अब जार के साथ वो एक और प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं ब्रिक्स, ईंटें बना रहे हैं. दूसरे नंबर पे जो है वो है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन. हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, द ग्लास मैन्युफैक्चरर सीज द अपॉर्चुनिटी टू ऑफर स्पेशलाइज्ड सिमिलर प्रोडक्ट. हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि एक नई प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, यानी कि वो जो ब्रिक्स ऑफर कर रहे हैं उन ब्रिक्स को, या जो ईंटें जो ग्लास के बना रहे हैं, वो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा स्पेशल किस्म का सीमेंट भी बना लें जो सीमेंट हम लोगों को ये ग्लास की ईंटें जोड़ने में मदद करेगा. मिसाल के तौर पे जो आम ईंटें जिस सीमेंट से जुड़ती हैं स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल जो ब्रिक्स हैं उनको जो सीमेंट जोड़ता है, वही सीमेंट जो है वो हमें टाइल्स के लिए नहीं जरूरत होता. टाइल्स के लिए हमें अलग से एक सीमेंट चाहिए होता है जिसे हम लोग आम जुबान में बॉन्ड कहते हैं. इसी तरह का जो बॉन्ड हम यूज करेंगे टाइल्स के लिए, और जैसे कि सीमेंट से अलग चीज है इन मिट्टी की जो ईंटें होती हैं, भट्टी वाली ईंटें, उनको जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए और टाइल्स को जोड़ने के लिए बॉन्ड चाहिए. तो हमारी जो ग्लास ब्रिक्स हैं उनको भी जोड़ने के लिए एक खास किस्म का सीमेंट चाहिए होगा. तो क्यों ना हम साथ में एक सीमेंट भी बना दें जो कि हमारी ईंटों को जोड़ेगा. तो ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल. तीसरे नंबर पे क्या होगा, कॉन्ग्लोमरेट जो है उसका क्या मतलब है. कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये है कि द ग्लास मैन्युफैक्चर कंपनी विल एक्वायर द मैन्युफैक्चरर ऑफ कलर डाइज. फिर इन्होंने क्या किया कि ग्लास मैन्युफैक्चर कंपनी जो है उसने सोचा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हम ये जो रंग वाले हैं, ये जो पेंट वाले हैं, उस कंपनी को एक्वायर कर लें. अब यहाँ पे वो नई कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, और नई कंपनी को एक्वायर करने के बाद फिर उन्होंने क्या सोचा कि इसके साथ क्यों फायदा हमें मिलेगा. ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हम अब
कलर्स भी ऐसे बनाए जो कि हमारी ईंटों को डाई कर सकें और हम फिर अपने जो कस्टमर्स होंगे उनको कलर्ड जो ईंटें हैं वो ऑफर करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव multiple options with this, and we have 3 different strategies in diversification. First strategy was concentric diversification, number 2 horizontal, and number 3 conglomerate diversification। ठीक है, तो कंपनीज जो है इन तीनों में से किसी भी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकती हैं या तीनों स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकती हैं। अब सुने, अब आखिर में आएगा कि क्या कंपनीज जो है वो हमेशा कामयाब ही होंगी, क्या कंपनी जो है वो हमेशा तरक्कियां ही करेंगी, या तो किसी वक्त मार्केट या किसी वक्त प्रोडक्ट डेवलप ही करेंगी। क्या ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कंपनी की प्रोडक्ट नहीं चल पा रही, प्रॉफिट नहीं दे पा रही, तो उस प्रोडक्ट को कंपनी जो है वो क्या खत्म नहीं करेगी? तो आंसर है कि हाँ, ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी को फायदा नहीं देती, जिसको कंपनी मजीद अगर परसू करेगी तो उसको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, तो वो उनको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, उस कंपनी प्रोडक्ट को खत्म कर देंगे, तो फिर अपना साइज कम हो जाएगा। कंपनी 5 प्रोडक्ट्स बना रही है, उनमें से एक प्रोडक्ट फायदा नहीं दे रही, तो एक कम कर देंगे, तो इसका मतलब है कि वो जो साइज 5 का था वो कम होकर अब 4 का रह गया। तो अब पहले 5 प्रोडक्ट्स होती थी, अब हमारी सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स हैं। डाउन साइजिंग द रिडक्शन ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो बाय एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस यूनिट्स दैट आर नॉट प्रॉफिटेबल। ठीक है, ऐसे बिजनेसेस या ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे एसबीयूज जो फायदा नहीं दे पा रहे बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर, साइज को कम कर देंगे, उनको निकाल देंगे, जिससे हमारा साइज छोटा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो सुजुकी वालों ने मेहरान को खत्म कर दिया है। ठीक है, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि मेहरान की जगह अब वो ऑल्टो को इंप्रूव कर रहे हैं और उन्होंने मेहरान जो है वो खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक क्या है जी? तो अगला टॉपिक जो है उसमें हम लोग डिटेल में जरा जल्दी से चलेंगे आगे। इसमें हम लोगों ने प्लानिंग करना है मार्केटिंग को प्लान करने के लिए क्या करना होगा, मार्केटिंग को प्लान से पहले मैं दोबारा बता दूं आपको कि हम लोगों ने बीसीजी मैट्रिक्स स्टार्ट में पढ़ा था, और जब हमने बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि बीसीजी मैट्रिक्स हम लोगों को फ्यूचर डायरेक्शंस नहीं दे रहा, हम लोगों को करंट पोर्टफोलियो ही को एनालाइज करके दे रहा है, और फ्यूचर की डायरेक्शंस के लिए मार्केट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड को अंडरस्टैंड किया, और हम लोगों ने डिटेल में मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ इसको समझने की कोशिश की। नाउ वी विल कम पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, और कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। अब पार्टनरशिप क्या चीज होती है वो मैं आपको थोड़ी देर में अगली स्लाइड जब आएंगी तो बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू चेन। वैल्यू चेन इज अ सीरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स दैट कैरी आउट वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज टू डिजाइन प्रोडक्ट, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट अ फर्म्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मली एक चीज होती है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन से मुराद ये क्या चीज होती है, ये मैं आपको जरा समझा देता हूं एग्जांपल के साथ। एक चीज अपने सामने रखिएगा स्टूडेंट्स, वो ये है कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं रॉ मटेरियल, वो हम लोग लेके आते हैं अपनी कंपनी के अंदर। जब हम कंपनी में ले आएंगे तो उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उनको हम लोग बनाएंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, उसके साथ फिर मार्केटिंग के साथ हम अगला काम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जी, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे, पहुंचाएंगे कस्टमर्स तक। जब कस्टमर हमारी प्रोडक्ट परचेज करेगा तो हमें फीडबैक देगा।
फीडबैक देगा। तो जब फीडबैक में अगर आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हुआ, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर फीडबैक से आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो जब सेटिस्फाई नहीं होगा कस्टमर, तो फिर आप क्या करेंगे? फीडबैक के बाद जब सेटिस्फाई नहीं होगा, तो फिर आपने करना यह है कि आपने अपने कस्टमर को सपोर्ट फराहम करनी है। ठीक है, सपोर्ट फराहम करनी है ताकि आपके कस्टमर को जो कंप्लेंट्स होंगी आपके प्रोडक्ट से, वो कंप्लेंट्स खत्म हो सके। तो इसका मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्यारा सा और एक अच्छा मैकेनिज्म बनाती हैं जिस मैकेनिज्म से ऊपर से लेके नीचे तक तमाम के तमाम एक्टिविटीज के लिए लोग मौजूद होते हैं, डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं, जो रॉ मटेरियल की परचेज से लेके कस्टमर्स तक चीज पहुंचाने से के बाद कस्टमर से फीडबैक लेके उसकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने तक तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिवली लिंक होके एक ही तरीके से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर, एक ही गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू चेन। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए हम लोग जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं और आखिर में सपोर्ट फराहम कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। ये तमाम के तमाम जो एक्टिविटीज होंगी स्टूडेंट्स, ये हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ये तमाम के तमाम जो एक्टिविटीज होंगी, इसको एक खास मैकेनिज्म होगा ऑर्गेनाइजेशन का जिसके जरिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, तो इसी तरीके से जो वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क जिसको हम लोग सप्लाई चेन भी कहते होते हैं, वो यहाँ पे बनाया जाता है। व्हाट इज वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क? इट इज मेड अप टू ऑफ कंपनी, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अल्टीमेट कस्टमर्स हु आर द पार्टनर्स ऑफ ईच अदर टू इंप्रूव परफॉर्मेंस इन देयर एंटायर सिस्टम्स। अब जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आएगी हमारी कंपनी। कंपनी जो है वो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए लेती है, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किससे लेगी? सप्लायर से। इसका मतलब है कि जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, तो क्या पार्टनरिंग रिलेशनशिप हम लोग उससे नहीं बनाएंगे जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, ताकि वो हमें अच्छी प्रोडक्ट सप्लाई करे, टाइम पे सप्लाई करे, अच्छी प्राइस में सप्लाई करे, अच्छी क्वालिटी सप्लाई करे। तो उसके साथ क्या करेंगे? हम लोग रॉ मटेरियल बनाएंगे, सॉरी उससे रॉ मटेरियल लेंगे तो उसके साथ एक पार्टनरशिप बनाएंगे। तो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर्स वो हैं जो हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। दे विल मेक आवर प्रोडक्ट एक्सेसिबल फॉर आवर प्रोडक्ट कस्टमर्स। तो जो कस्टमर्स तक हमारी चीज जो है वो लेके जाएंगे, तो वो लोग जो हमारी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक लेके जाएंगे, तो क्या उनके साथ हमने एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाना? तो आंसर है कि हाँ, हमने उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप, पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर्स तक पहुंचाने तक जितने भी लोग मौजूद होंगे, वो चाहे कंपनी के अंदर हो चाहे कंपनी के बाहर हो, उनके बीच में एक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप जो है वो हम लोगों ने मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी आएगी। ठीक है जी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आएगी। इसको अगर हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सबसे पहले मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, ये मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, हम आउटर एनवायरनमेंट की बात करते हैं। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स के अंदर आते हैं आपके, ये आगे जाके हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, आपके एडवर्टीजमेंट एजेंसीज, आपके फाइनेंशियल एजेंसीज, आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके होलसेलर, आपके रिटेलर, ये सारे इंटरमीडिएट्स आ जाएंगे। कंपेटिटर्स वो कंपनीज होती हैं जो कि सेम प्रोडक्ट बना रही होती हैं जो बेसिकली आप बना रहे हो। उसके बाद आगे सप्लायर, वो लोग जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक्स, जनरल पब्लिक होती है जो कंसर्न होती है आपकी एक्टिविटीज से, और अगर वो आपको सपोर्ट ना करें या किसी जगह पे जनरल पब्लिक जब आपके खिलाफ हो जाए, तो फिर आपको अपनी एक्टिविटीज के अंदर चेंजेस लानी पड़ती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हम लोग ने डिस्कस किया है आउटर एनवायरनमेंट को। ये जो अंदर वाला एनवायरनमेंट है, मार्केट एनालिसिस, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म हो रही है। और जैसे ये वाली नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टार्ट होगी, तो हम लोग इसके अंदर वाला जो एनवायरनमेंट होगा उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो खत्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब शुरू होगी तो फिर हम लोग देखेंगे कि अंदर वाला जो एनवायरनमेंट के अंदर जब हम लोग आते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं।